हेलो गाइस, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे वन पंच मैन सुप्रीम आर्क का एक और नया चैप्टर 22। बट अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन्हें देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो पहले जाकर वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वन पंच मैन यूनिवर्स के वर्ल्ड के हिसाब से अब 5 दिन पूरे हो चुके हैं और होने वाले टूर्नामेंट के लिए ग्रैंड प्रिंस साइतामा की टीम को लेने के लिए उसके यूनिवर्स में चले जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर साइतामा से बोलते हैं, हे साइतामा, तो क्या तुम्हारे यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स की टीम बन चुकी है? जिसके बाद साइतामा बोलता है, हाँ, हमारी टीम इस टूर्नामेंट के लिए अब बिल्कुल रेडी है। जिसके बाद ओपीएम वॉरियर्स की टीम ग्रैंड प्रिंस को देखकर ये समझ जाती है कि हाँ, ये टूर्नामेंट बिल्कुल असली होने वाला है और इसमें जो रूल हैं वो भी बिल्कुल असली हैं। ग्रैंड प्रिंस बोलता है, तो ठीक है, फिर अब मैं एक पोर्टल खोलूंगा जिसमें सभी लोग एक एक कर जाएंगे। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट एक पोर्टल खोल लेता है और उसमें धीरे धीरे करके सभी वॉरियर्स चले जाते हैं। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है टूर्नामेंट ऑफ पावर का ग्राउंड। ये वही वाला ग्राउंड होता है जिसमें 12 यूनिवर्सेस के फाइटर्स ने फाइट करी थी। फर्क इतना है कि पहले हुए टूर्नामेंट की वजह से ये ग्राउंड पूरी तरीके से टूट चुका था और ग्रैंड प्रिस्ट ने इसे 5 दिन में पूरी तरीके से ठीक कर दिया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर गोकू की टीम पहले से ही आ चुकी होती है और उस टीम में इस बार पहले से कुछ अलग वॉरियर्स होते हैं। गोकू की टीम में गोकू, वेजिटा, पिकोलो, मास्टर रोशी, गोहान, ब्रॉली, फ्रीजा, एंड्रॉइड 17, एंड्रॉइड 18 और लास्ट में क्रिलिन होता है। जिसके बाद यूनिवर्स 7 के सभी वॉरियर्स को एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है और वो प्रेजेंस किंग की होती है। उन सभी नए वॉरियर्स को देखकर किंग को काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होती है और इस वजह से उसका किंग इंजन ऑन हो जाता है। जिसके बाद गोहान पिकलो से पूछता है, क्या तुम्हें भी वो पावर महसूस हुई? पिकलो कहता है, हाँ, मुझे इस पावर में कुछ तो अजीब लग रहा है। जिसके बाद पिकलो किंग को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली स्टेयर करने लगता है और किंग भी पिकलो को देख लेता है, जिस वजह से किंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। किंग अपने मन में सोचता है, ये हरे रंग का बंदा आखिर ये मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहा है? क्या ये मुझसे फाइट करना चाहता है? वेल, अगर इसने मुझसे फाइट करी भी तो मैं इसके एक पन से ही एलिमिनेट हो जाऊंगा। जिसके बाद वेजिटा साइतामा को देख लेता है और उससे बोलता है, ओए गंजे, तुमसे फिर से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन जो भी हो इस टूर्नामेंट को तो मैं ही जीतूंगा और याद रखना वो मैं हूँ जो इस टूर्नामेंट में तुम्हें आखिर में हराएगा। साइतामा बोलता है, तुम्हें जागते हुए सपना नहीं देखना चाहिए वेजिटा, ये एक टूर्नामेंट है तो टूर्नामेंट में कुछ भी हो सकता है। और तभी गारो की नजर जाती है फ्रीजा पर, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। गारो बोलता है, इसे तो मैंने अपने वर्ल्ड में देखा था और मैं इसके साथ फाइट कर चुका हूँ और इसे तो उस गंजे के इविल वर्जन ने मार दिया था, आखिर ये यहाँ पर जिंदा कैसे है? जिसके बाद फ्रीजा भी गारो को देख लेता है। फ्रीजा बोलता है, ओह, तो तुम भी इस टूर्नामेंट में आए हो? आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इस टूर्नामेंट को जीतोगे? क्या तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारा पिछली बार क्या हाल किया था? गारो बोलता है, हाँ, लेकिन इस बार पहले जैसे हालात नहीं है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ और इस बार भले मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन वो मैं ही हूँ जो तुम्हें इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट करेगा। फ्रीजा बोलता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें अपने ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है? कोई बात नहीं, ये चीज़ इस टूर्नामेंट में पता चल जाएगी। जिसके बाद ग्रैंड प्रिंस सभी कंटेस्टेंट्स को इस टूर्नामेंट का रूल बताने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, इस टूर्नामेंट में कुछ रूल्स हैं, जिसमें से पहला रूल ये है कि कोई भी वॉरियर किसी और वॉरियर को जान से नहीं मार सकता। दूसरा रूल ये है कि सभी वॉरियर्स को अपनी पूरी पावर इस टूर्नामेंट में यूज़ करनी है। और तीसरा और आखिरी रूल ये है कि कोई भी बाहरी टूल इस टूर्नामेंट में अलाउड नहीं है। और बस इतने ही रूल्स हैं। अगर सभी को ये तीनों रूल्स समझ में आ गए हैं तो चलो फिर इस टूर्नामेंट को यहीं पर स्टार्ट किया जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट के इतना कहते ही ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पहली फाइट तात्सुमाकी और एंड्रॉइड 18 के बीच में होती है। तात्सुमाकी बोलती है, क्या तुम जेनोस की तरह ही एक साइबॉर्ग हो? एंड्रॉइड 18 बोलती है, हाँ, लेकिन हमारे यूनिवर्स में इन्हें एंड्रॉइड्स कहा जाता है। एंड्रॉइड 18 इतना बोलती है कि तभी वो तात्सुमाकी पर अपने बहुत सारे किक्स एंड पंचेस कर देती है, लेकिन तात्सुमाकी ने अपने आसपास एक बहुत पावरफुल बैरियर बना लिया होता है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। तात्सुमाकी कहती है, अच्छा, तो तुमने बिना कुछ कहे ही मुझ पर हमले करने शुरू कर दिए, लगता है तुम मुझसे बातचीत करने के मूड में नहीं हो। जिसके बाद वो अपनी साइकिक एबिलिटीज से बहुत सारी चट्टानों को हवा में उठाकर बोलती है, तो अब इसका सामना करो। तो अब वो सारी की सारी चट्टानें एंड्रॉइड 18 के ऊपर फेंक देती है
लेकिन एंड्रॉयड 18 भी अपने आसपास एक बहुत पावरफुल बैरियर बना लेती है जिससे उसको भी कुछ भी नहीं होता। तात्सुमाकी बोलती है, अच्छा तो तुम भी बैरियर बनाना जानती हो, क्या तुम्हें भी साइकिक एबिलिटीज आती हैं? एंड्रॉयड 18 बोलती है, जो तुम कर सकती हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। जिसके बाद एंड्रॉयड 18 अपने बहुत सारे पंचेस और किक्स उपयोग काफ़ी सारी एनर्जी बॉल भी तात्सुमाकी को मार देती है, लेकिन तात्सुमाकी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसे अपने बैरियर का एडवांटेज है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम तक उन दोनों को भी कोई डैमेज नहीं हुआ था। तात्सुमाकी कहती है, अब बहुत हो गया मजाक, अब मुझे जल्द से जल्द इस मैच को ख़त्म करना है। और तभी तात्सुमाकी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ करके एंड्रॉयड 18 को पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगती है और उसे चट्टानों के थ्रू इधर से उधर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से पटकने लगती है। जिसके बाद वो उसको उठाकर एरिना के बाहर फेंकने ही वाली होती है कि तभी एंड्रॉयड 17 उसे बचा लेता है और उसे वापस रिंग में ले आता है। तात्सुमाकी कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फाइट के बीच में आने की, अब उसके साथ साथ तुम भी नहीं बचोगे। जिसके बाद तात्सुमाकी एंड्रॉयड 17 को भी अपने साइकिक कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, लेकिन एंड्रॉयड 17 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है जिससे तात्सुमाकी को उसे कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। एंड्रॉयड 17 कहता है, मैं कभी भी किसी की फाइट के बीच में नहीं आता, लेकिन अपने टीममेट्स को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जिसके बाद तात्सुमाकी अपनी पूरी पावर लगा देती है और वो एंड्रॉयड 17 को कंट्रोल करके एलिमिनेट करने वाली होती है कि तभी एंड्रॉयड 17 अपनी स्पीड से तात्सुमाकी के पास जाकर उसे एक पंच मार देता है, लेकिन तभी तात्सुमाकी फिर से अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेती है। लेकिन इस बार एंड्रॉयड 17 का पंच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो तात्सुमाकी के बैरियर को तोड़ देता है। जिसके बाद वो पंच तात्सुमाकी को लग जाता है। उस पंच को खाने के बाद तात्सुमाकी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है, लेकिन तभी तात्सुमाकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से उसकी साइकिक एबिलिटी की वजह से वहाँ पर टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है और ये टॉर्नेडो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से एंड्रॉयड 17 इसमें फंस जाता है और यही चांस होता है। जिसके बाद वहाँ पर जेनोस आ जाता है और वो एंड्रॉयड 18 पर काफ़ी सारे पंचेस मार देता है, लेकिन तभी एंड्रॉयड 18 भी अपने आसपास बैरियर क्रिएट कर लेती है। जिसके बाद जेनोस भी अपनी काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ा देता है और इस वजह से एंड्रॉयड 18 का बैरियर भी टूट जाता है और बैरियर टूटते ही जेनोस अपना काफ़ी पावरफुल अटैक थंडर ड्रिल कैनन अटैक एंड्रॉयड 18 को मार देता है, जिस वजह से एंड्रॉयड 18 एरेना के बाहर चली जाती है और वो एलिमिनेट हो जाती है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं एंड्रॉयड 17 अभी भी टोर्नेडो में फंसा होता है, जिसके बाद वो वहीं से ही अपनी एक बहुत पावरफुल एनर्जी बीम तात्सुमाकी की तरफ मार देता है, जिससे बचने के लिए वो अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेती है, लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो एनर्जी बीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिससे वो एलिमिनेट हो जाती है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिंस सबको ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यूनिवर्स 7 की एंड्रॉयड 18 और बाहरी यूनिवर्स की तात्सुमाकी एलिमिनेट हो चुकी है। जिसके बाद अब सीन जाता है बैंग के पास, जिनका अपोनेंट मास्टर रोशी होता है। रोशी बोलता है, क्या तुम्हें पता है इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ हम दोनों ही सीनियर सिटीजन्स हैं, तो क्या हमें एक दूसरे को अपना अपोनेंट मानना चाहिए? बैंग बोलता है, हाँ मेरे ख्याल से तो यही ठीक रहेगा। जिसके बाद बैंग अपना स्टैंड लेके बोलता है, तो चलो फिर इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। और अब बैंग अपनी फ्लोइंग वाटर क्रशिंग रॉक टेक्निक से काफ़ी सारे पंचेस मास्टर रोशी पर कर देता है, लेकिन मास्टर रोशी उन सभी पंचेस को ब्लॉक कर देते हैं। रोशी बोलता है, क्या तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो? बैंग बोलता है, हाँ मेरा एक डोजो है जिसमें मैं सभी स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स के टेक्निक सिखाता हूँ। मास्टर रोशी बोलता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, तो क्या तुम्हें पता है मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। जिसके बाद मास्टर रोशी अपने बॉडी के मसल्स को बढ़ाने लगते हैं और वो भी अपने काफ़ी सारे पंचेस बैंग को मार देता है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और वो काफ़ी स्पीड में एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। कभी बैंग मास्टर रोशी के अटैक डॉज करता है तो कभी मास्टर रोशी बैंग के अटैक को डॉज करता है, जिस वजह से ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। मास्टर रोशी कहता है, अब तुम मेरे फाइनल अटैक का सामना करके दिखाओ। इसके बाद वो अपना कामेहामेहा चार्ज करने लगता है। बैंग कहता है, आखिर ये कौन सी टेक्निक है? जिसके बाद मास्टर रोशी अपना कामेहामेहा बैंग को मार देता है। जिसके बाद बैंग भी अपनी फ्लोइंग वाटर टेक्निक से कामेहामेहा को रिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके बाद मास्टर रोशी तुरंत बैंग को एक काफ़ी पावरफुल पंच मार देता है। मास्टर रोशी बोलता है, तुम्हारे मार्शल आर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जिसके बाद बैंग रोशी को एक स्माइल देता है और अब सीन जाता है ट्रॉली के पास, जिसका अपोनेंट ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट बोलता है, मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हो क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर एक अलग पावर महसूस हो रही है, तो इसलिए मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ा संभल कर तुमसे फाइट करना होगा। ब्रॉली बोलता है,
क्या? आखिर तुमने अभी क्या कहा? ब्रॉली इतना बोला ही होता है कि तभी ब्लास्ट पोर्टल के थ्रू अपना एक पंच ब्रॉली को मार देता है। ब्लास्ट बोलता है ये बातें करने का नहीं, फाइट करने का टाइम है, तो इसलिए सीधा सीधा फाइट करो। जिसके बाद ब्लास्ट पोर्टल के थ्रू अपना एक और पंच ब्रॉली को मार देता है। लेकिन इसके बाद ब्रॉली भी अपना पंच ब्लास्ट को मारता है, लेकिन ब्लास्ट पोर्टल के थ्रू बच जाता है और वो दूसरी तरफ से ब्रॉली को एक लात मारता है। जिसके बाद ब्रॉली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो ब्लास्ट को काफ़ी स्पीड में पकड़ने लगता है। लेकिन ब्लास्ट बार बार पोर्टल के थ्रू जाकर ब्रॉली के अटैक से बच रहा होता है। ब्लास्ट पोर्टल टू पोर्टल इतना फास्ट ट्रेवल कर रहा होता है जिस वजह से ब्रॉली काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद ब्लास्ट को टाइम मिल जाता है और वो ब्रॉली पर बहुत सारे पंचेस एक साथ कर देता है, जिस वजह से ब्रॉली अब बहुत ज़्यादा रेज में चला जाता है और वो अपने लेजेंडरी सुपर साइयन मोड में चला जाता है। जिसके बाद ये देखकर ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अब ब्रॉली की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके बाद ब्लास्ट अपना काफ़ी पावरफुल ग्रेविटी नकल पंच ब्रॉली को मार देता है, लेकिन इस बार ब्रॉली को कुछ भी नहीं होता और ब्रॉली अपना बहुत पावरफुल पंच इस बार ब्लास्ट को मार देता है। इस पंच से ब्लास्ट की हालत ख़राब होने लगती है। जिसके बाद ब्रॉली अपना एक और पंच ब्लास्ट को मारने वाला होता है, तभी ब्लास्ट वहाँ से पोर्टल के थ्रू गायब हो जाता है। लेकिन इस फाइट की वजह से ब्रॉली अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि ब्लास्ट ने ब्रॉली को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था और इसी वजह से ब्रॉली अपना कंट्रोल खो देता है। वो हर जगह काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाने लगता है और ये चीज़ देखकर गोकू, वेजिटा और बीएस पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। बीरस बोलता है इस ब्रॉली को इतनी ट्रेनिंग देने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्रॉली उसके सामने जो कुछ भी आता है वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। ब्रॉली बोलता है आखिर वो कहाँ गया, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ब्रॉली इतना कहता ही है कि तभी उसकी नज़र जाती है बैंग और मास्टर रोशी पर, जो अब एक दूसरे से फाइट करते करते काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। जिसके बाद ब्रॉली उनको देखकर सीधा उन पर अटैक कर देता है और उन दोनों को एक एक पंच में एलिमिनेट कर देता है। और ये देखकर गोकू, वेजिटा और साइतामा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू बोलता है हे ब्रॉली, मास्टर रोशी तो हमारी टीम में थे, आखिर तुमने उन्हें क्यों एलिमिनेट किया? वेजिटा बोलता है कोई फ़ायदा नहीं है कैकरॉट, क्योंकि वो अभी अपने कंट्रोल में नहीं है। जिसके बाद ब्रॉली की नज़र जाती है सीधा किंग पर, जो चुपकर उनकी फाइट देख रहा होता है। जिसके बाद ब्रॉली तुरंत उस पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। ब्रॉली को देखकर किंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। ब्रॉली किंग को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर साइतामा आ जाता है और वो अपना एक काफ़ी पावरफुल सीरियस पंच ब्रॉली को मार देता है। इस पंच के इम्पैक्ट से ब्रॉली सीधा जाकर एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं यूनिवर्स 7 का ब्रॉली एलिमिनेट हो चुका है और दोनों ओमनी किंग्स को भी ये मैच देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। जिसके बाद ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं चैप्टर्स को थोड़ा ज़्यादा जल्दी लाऊँ, तो गाइस आप अपना सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, इससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं जल्द से जल्द आपके लिए खतरनाक चैप्टर्स लाता रहूँ। और नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। तो यार बस गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।